हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका जोगटा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। डियर लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो रहेगा पौधों को जानना या फिर गेटिंग टू नो द प्लांट्स। एज यू ऑल नो, जोगटा एकेडमी ने एक फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम आप सबके लिए साइंस फॉर ऑल एग्जाम्स की एक सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में हम आपको सबॉर्डिनेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे पटवारी एग्जाम हो गया, पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम हो गया, जेओआईटी, जेबीटी कमीशन, सेक्रेटरीट क्लर्क, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल या अग्निवीर लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इन सभी एग्जाम्स में आने वाले साइंस सेक्शन को कंप्लीट करवाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर जो है गेटिंग टू नो द प्लांट्स। इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स को उनकी स्टेम या उनके साइज के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ होता है। जैसे हर्ब्स हो गई, शर्ब्स हो गई, टॉल ट्रीज हो गए, क्लाइंबर्स हो गए, क्रीपर्स हो गए। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का रूट सिस्टम और उसमें पाए जाने वाले अलग अलग पार्ट्स, उसका शूट सिस्टम और उसमें पाए जाने वाले अलग अलग पार्ट्स को। एंड में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि पौधों में न्यूट्रिशन किस किस टाइप से होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रॉपिक। इन दोनों चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स को किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ द स्टेम, कि उनकी जो स्टेम है उसका साइज कितना है और उसका नेचर कैसा है। स्टेम हार्ड है, सॉफ्ट है, थिक है, थिन है। इस आधार पर प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ होता है। तो पहली कैटेगरी है हर्ब्स की। हर्ब्स से हमने याद रखना है हरी स्टेम। ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत छोटी होती है और हरी होती है, सॉफ्ट होती है, उन्हें कहा जाता है हर्ब्स। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। और ये बहुत छोटे होते हैं और इनमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स है शर्ब्स। हर्ब्स से थोड़े बड़े प्लांट्स, मीडियम साइज के प्लांट्स जिनकी स्टेम थोड़ी सी हार्ड होती है, उन्हें शर्ब्स कहा जाता है। और शर्ब्स की एक खास बात ये होती है कि इनकी स्टेम बेस के पास से खूब सारी ब्रांचेस होती हैं। अगर ये स्टेम है तो बेस के पास खूब सारी ब्रांचिंग हुई रही होती है। सो शर्ब्स आर मीडियम हाइट प्लांट्स। इनकी स्टेम हार्ड होती है पर बहुत मोटी नहीं होती। जैसे आप एग्जाम्पल ले लेंगे गुलाब का। आपने गुलाब का पौधा देखा होगा तो उसकी स्टेम बहुत सॉफ्ट नहीं होती, वो हार्ड होती है पर मोटी नहीं होती है, ऐसी पतली जैसी उसकी स्टेम होती है। ब्रांचेस ग्रो नियर द बेस ऑफ द स्टेम। बेस के पास खूब सारी ब्रांचिंग हुई रहती है। एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं लेमन एंड रोज प्लांट। सो हर्ब्स हरे स्टेम वाले, शर्ब्स थोड़ी हार्ड और थिन स्टेम। हार्ड होगी पर बहुत मोटी स्टेम नहीं होगी, थिन स्टेम होती है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स है टॉल ट्रीज, जो पेड़ होते हैं। तो पेड़ों का हमें मालूम है इनका साइज बहुत टॉल होता है, इनकी स्टेम बहुत मोटी होती है, वुडी होती है और हार्ड होती है। पेड़ बहुत लंबा लाइफ स्पैन जीते हैं, इनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। सो ट्रीज आर द टॉल प्लांट्स। इनकी स्टेम हार्ड होती है, थिक होती है और वुडी होती है। ब्रांचेस अपीयर हायर अप ऑन द स्टेम, कि अगर ये ट्री है तो बेस के पास ब्रांचिंग नहीं होती, इनकी ब्रांचिंग बेस से ऊपर जाकर हुई रहती है। अब ट्रीज के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल का पेड़ हो गया, है ना। तो ये सारे ट्रीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है। इनकी स्टेम में इतनी पावर नहीं होती कि वो ऐसे खड़े हो पाए। तो क्रीपर्स वो प्लांट्स होंगे जिनकी स्टेम्स बहुत वीक होगी और वो ग्राउंड के ऊपर ऐसे फैले रहते हैं। जबकि क्लाइंबर्स ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स होंगे जिनकी स्टेम वीक होती है पर वो किसी सपोर्ट के साथ सहारा लेकर ऊपर को अपराइट खड़े हो जाते हैं। तो क्लाइंबर्स में जैसे मनी प्लांट हो गया, उसकी खुद की स्टेम में इतनी पावर नहीं होती कि वो ऊपर को खड़ा हो जाए, पर वो वॉल्स की सहायता से क्या करता है, अपराइट स्टैंड कर जाता है। तो वो आएगा क्लाइंबर्स। और क्रीपर्स जैसे कद्दू की बेल हो गई, वाटरमेलन की बेल हो गई, जो ग्राउंड के ऊपर ऐसे क्रीप करती है। सो क्रीपर्स आर दोज प्लांट्स विच हैव वीक स्टेम्स एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट।
सम ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ये जो क्रीपर्स होते हैं ये ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड करते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, पंपकिन और वाटरमेलन। जबकि क्लाइंबर्स वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स होंगे जो किसी सपोर्ट की सहायता से अपराइट स्टैंड कर जाते हैं, लाइक ग्रेप वाइन, अंगूर की जो बेल होती है वो, या फिर मनी प्लांट, बीन स्टॉक या गॉड्स, घिया, कद्दू, ये सब बेलें भी किसी पेड़ की सहायता से ऊपर को अपराइट स्टैंड कर जाती है। सो दीज आर क्लाइंबर्स। अब इसी चीज को हम डायग्राम की सहायता से देख लेंगे कि हर्ब्स छोटे छोटे प्लांट्स जिनकी स्टेम्स हरी होती है, इनका साइज छोटा होता है और इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। शर्ब्स वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिनकी स्टेम्स थोड़ी हार्ड होगी पर थिन होती है, बहुत मोटी इनकी स्टेम नहीं होती और बेस के पास से खूब सारी ब्रांचिंग इनमें हुई रहती है। दीज आर मीडियम साइज्ड, हार्ड एंड वुडी स्टेम एंड दे हैव longer lifespan as compared to herbs. Last group of plants है trees, जिनकी बहुत strong और thick trunk होती है, ये बहुत tall होते हैं, large होते हैं और they can live up to 100 of years. ये कई सालों तक जी सकते हैं। अब ये था टाइप ऑफ प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो इसको पढ़ने के लिए हमें ये जानना होगा कि रूट सिस्टम क्या होता है और शूट सिस्टम क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जितने भी प्लांट्स देखेंगे उनका एक पार्ट जमीन के नीचे रहता है और एक पार्ट जमीन के ऊपर रहता है। तो प्लांट्स का वो पार्ट जो जमीन से नीचे रहता है वो रूट सिस्टम बनाता है और वो सारे पार्ट्स जो जमीन से ऊपर रहते हैं वो शूट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पार्ट्स जो जमीन से नीचे रहेंगे मतलब कि रूट्स, वो बनाएंगी रूट सिस्टम और ऐसे पार्ट्स जो जमीन से ऊपर रहते हैं वो बनाते हैं शूट सिस्टम, जिसमें स्टेम आ जाएगी, फ्लावर्स आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, ब्रांचिंग आ जाएगी, लीव्स आ जाएंगे। ये सारे शूट सिस्टम का पार्ट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें कि रूट सिस्टम का मेन काम क्या होता है, तो प्लांट्स में रूट्स का मेन काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, प्लांट्स को एंकरेज प्रोवाइड करना। एंकरेज का मतलब है कि वो ज़मीन के साथ उसको पकड़ के रखते हैं ताकि पौधे खड़े रह पाएँ। इसके अलावा ये जो रूट्स होती हैं ये खूब सारे वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया या कोई और न्यूट्रिएंट्स हो गए। सो रूट सिस्टम का मेन काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। रूट्स में छोटे छोटे रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इन्हीं रूट्स पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे रूट की एपिडर्मिस पे, जिन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है और ये रूट हेयर्स प्लांट की रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन की जा सके। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ रूट्स बताया गया है एंकर करना, प्लांट्स को पकड़ के रखना ताकि वो अपराइट स्टैंड कर पाए। कुछ रूट्स फूड को भी स्टोर करती है, जैसे कैरेट हो गया या फिर स्वीट पोटैटो हो गया। इन रूट्स का साइज बड़ा हो जाएगा और ये क्या करेंगी, फूड को स्टोर करने में हेल्प करती है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्वीट पोटैटो। आपने स्वीट पोटैटो का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसकी रूट्स ऐसे से स्ट्रक्चर होता है उनका और इनमें स्टार्च स्टोर होके रहता है। प्लांट्स में फूड जो ज़्यादातर स्टोर होगा वो स्टार्च के रूप में होता है। तो कई बारी ये रूट्स एनलार्ज होके फूड स्टोरेज का काम भी कर देती हैं, लाइक कैरेट या फिर स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट फंक्शन बताया गया है कि ये जो रूट्स होती हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्लांट्स सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को ऐसे पकड़ के रखती है जिस कारण जब भी बहुत बारिश होगी या बहुत तेज हवा चलेगी तो मिट्टी की जो ऊपर वाली फर्टाइल लेयर है वो उड़ के नहीं चली जाती या बह नहीं जाती, उसको टाइटली एक जगह पर पकड़ने का काम भी ये रूट्स करती हैं। सो दीज रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये जड़ें सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करती हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स कि पौधों में किन किन टाइप की जड़ें पाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी किसी प्लांट को अपरूट किया है, जड़ों से उखाड़ा है, तो आपने देखा होगा कि पौधों में जनरली दो टाइप की रूट्स पाई जाती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक मेन रूट पाई जाएगी, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है तो इसमें एक मेन रूट पाई जाएगी और इसी मेन रूट से छोटी छोटी और रूट्स निकली हुई रहती हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें कोई मेन रूट नहीं होगी, खूब सारी रूट्स ऐसे एक फाइबर की फॉर्म में निकली हुई रहती हैं।
इन्हें कहा जाता है फाइब्रस रूट्स और इसे कहा जाता है टैप रूट। टैप रूट ऐसी जड़ें प्लांट्स की जिसमें एक प्राइमरी या एक मेन रूट होगी और उससे कुछ लेटरल रूट्स साइड को निकली रहती है, जबकि फाइब्रस रूट्स ऐसी रूट्स होती है जिसमें कोई भी मेन रूट नहीं होंगी, सारी रूट्स एक बराबर मेन स्टेम से अलग अलग डायरेक्शन में निकली हुई रहती हैं। ये जो फाइब्रस रूट्स होती हैं ये सुपरफिशियल होती है, ग्राउंड में बहुत नीचे तक ये नहीं जाती, और ये जो टैप रूट होती है ये बहुत डीप तक पेनिट्रेट कर जाती है। फाइब्रस रूट्स जनरली मोनोकॉट्स में पाई जाती है, जबकि टैप रूट्स डाइकॉट्स में पाई जाती है। अब मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है? मोनोकॉट्स वो सीड्स होते हैं या ऐसे बीज वाले प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, और डाइकॉट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बीजों को अगर आप तोड़ोगे तो वो दो टुकड़ों में ऐसे टूट जाएंगे। डाइकॉट का एग्जाम्पल है मूंगफली या फिर राजमा हो गए, मटर हो गए। तो मटर के बीज को अगर आप बीज से ऐसे उसकी जो आउटर सीड कोट है उसको निकालोगे तो उसका सीड दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, तो उन्हें कहा जाएगा डाइकॉट्स, और इन डाइकॉट्स में ये टैप रूट पाई जाती है। और ऐसे प्लांट्स जिनकी जो सीड्स है उसको दो पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे राइस हो गया, चावल हो गए, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, उन्हें कहा जाता है मोनोकॉट्स। और अगर आपने कभी चावल के एक पौधे को ऐसे उखाड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें ऐसे फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं। तो ये है दो डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स। पहली है टैप रूट। टैप रूट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इन दिस सिस्टम सिंगल रूट, जिसे प्राइमरी रूट कहा जाता है, कम्स आउट ऑफ द प्लांट आफ्टर द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होने के बाद जब बीज से ऐसे को रेडिकल और प्लीम्यूल निकलता है, बीज जब भी जर्मिनेट करता है तो उससे दो पार्ट्स निकलते हैं। जो नीचे की साइड को रूट सिस्टम बनाता है उसे कहा जाता है रेडिकल, और वो पार्ट जो ऊपर को जाकर लीव्स बनाएगा, स्टेम बनाएगा, उसे कहा जाता है प्लीम्यूल। तो जब सीड जर्मिनेट करेगा उससे रेडिकल निकलेगा, तो रेडिकल से एक मेन सिंगल प्राइमरी रूट बन जाती है। उसके बाद मैनी ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम दिस मेन रूट कॉल्ड लेटरल रूट। ये जो मेन रूट इससे बनेगी रेडिकल से, इसी से छोटी छोटी और ब्रांचेस निकल जाती है जो लेटरल रूट्स का निर्माण करती है, और ये किस में पाई जाती है? डाइकॉट्स के अंदर। इट इज फाउंड मोस्टली इन डाइकॉट प्लांट्स जैसे मैंगो हो गया, नीम, पाइन, शीशम, पी, कैरेट, रेडिश, टर्निप या फिर बीट रूट। तो जो टैप रूट सिस्टम होता है उसमें एक प्राइमरी रूट होगी और उसके साथ में साइड से छोटी छोटी लेटरल रूट्स निकल रही होती हैं। नेक्स्ट सिस्टम है फाइब्रस रूट, ये वाला। तो फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है? कोई भी मेन रूट नहीं होती। मैनी प्लांट्स डू नॉट हैव एनी मेन रूट। यहाँ पर आपको कोई मेन रूट नहीं दिखेगी। इंस्टेड दे हैव अ क्लस्टर ऑफ फाइन रूट्स। इसमें छोटी छोटी फाइन फाइन पतली पतली रूट्स का एक गुच्छा है, एक क्लस्टर है, विच कम आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और ये जो स्टेम है इसके बेस से ऐसे को निकल रहा होता है। दीज रूट्स डू नॉट गो डाउन एज डीप इनटू द सॉइल एज द टैप रूट। मैंने आपको बताया कि जितनी गहराई तक टैप रूट जा सकती है उतनी गहराई तक ये मोनोकॉट्स में पाई जाने वाली फाइब्रस रूट्स नहीं जा सकती। इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट्स। जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें ये फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। जैसे ग्रासेस हो गए, सीरियल्स हो गए, सीरियल्स में हमारी मक्की आ जाएगी, चावल आ जाएंगे, गेहूं आ जाएंगे। ग्रासेस में हमारा बैम्बू आ जाएगा, शुगर केन या अनियन, इन सब चीज़ों में या इन सब मोनोकॉट्स में ये फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। तो ये था दो टाइप ऑफ रूट सिस्टम या टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम जो प्लांट्स में पाया जाता है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट में एक मेन रूट होती है जबकि फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती, वहां पर क्लस्टर ऑफ फाइन रूट्स पाया जाता है। टैप रूट्स ज़्यादातर डाइकॉट्स में पाई जाएगी और जो फाइब्रस रूट्स होती है ये मोनोकॉट प्लांट्स का एक फीचर होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रूट सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में। तो शूट सिस्टम में प्लांट के वो सारे पार्ट्स आ जाते हैं जो ग्राउंड से
ऊपर होते हैं। द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अबव द ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स आर कॉल्ड शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में सबसे पहले हम जो उसका मेन पार्ट है स्टेम, उसका फंक्शन देख लेते हैं। तो स्टेम का मेन फंक्शन होता है प्लांट को अपराइट, सीधे खड़े रखना, और दूसरा उसका फंक्शन होता है जितने भी वाटर या न्यूट्रिएंट्स या फूड है उसको कंडक्ट करना, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर को। सो स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट and they support the plant. Stem help in conducting water and nutrients. Water और nutrients को conduct करने में भी ये stem help करती है। वाटर को कंडक्ट करने के लिए इसमें पाया जाएगा जाइलम, और फूड को कंडक्ट करने के लिए इसमें पाया जाएगा फ्लोएम। ठीक है, प्लांट्स का वो टिश्यू जो वाटर को कंडक्ट करता है उसे जाइलम कहा जाता है, और वो टिश्यू जो फूड को कंडक्ट करता है उसे फ्लोएम कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट है लीव्स। स्टेम्स के साथ कई बारी डायरेक्टली ऐसे को लीव्स अटैच हुए रहते हैं। तो अब हम लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं कि अगर एक पत्ता है तो उसमें पाए जाने वाले मेन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई लीफ होता है तो वो ऐसे को होता है ना। एज्यूम कीजिए ये एक लीव है, इसमें बीच में एक सेंटर में मेन मिड रिब पाई जाती है, और इससे कुछ वेन्स ऐसे को निकल रही होती है, और एक स्टॉक होती है जिसके साथ ये स्टेम के साथ या ब्रांचेस के साथ अटैच हुआ रहता है। तो इस स्टॉक को कहा जाता है पिटियोल। ठीक है, द स्टॉक दैट अटैच द लीफ टू द स्टेम दैट इज कॉल्ड पिटियोल। अब ये जो प्लांट का ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ठीक है, इसे कहा जाएगा लेमिना। लेमिना इज द ब्रॉड फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ का जो ब्रॉड चपटा फ्लैट ग्रीन पार्ट होता है जो मेनली फोटोसिंथेसिस करता है उसे कहा जाता है लेमिना। ये जो बीच में सेंटर में एक मेन रिब पाई जाती है इसे कहा जाता है मिड रिब। ओके, और ये जो मिड रिब से ब्रांचिंग हुई है वेन्स की, इन्हें कहा जाता है वेन्स। एंड ये जो इसका मार्जिन है बिल्कुल कॉर्नर्स पे, इसे कहा जाएगा लीफ ब्लेड। पिटियोल हमने पढ़ा, जो मेन स्टॉक होती है जो प्लांट को स्टेम के साथ अटैच करवाती है। लेमिना जो होता है वो ब्रॉड फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो उसका ये वाला पूरा पार्ट है इसे लेमिना कहा जाएगा। वेन्स लाइंस ऑन द लीव्स, ये जो यहाँ से ब्रांचिंग निकल रही है वेन्स, इन्हें कहा जाता है मिड रिब। थिक सेंट्रल वेन, ये जो सेंटर में पाई जाने वाली थिक वेन होती है इसे मिड रिब कहा जाता है। तो अगर एक बारी जल्दी से मैं इसको ड्रॉ करूं, सो दिस मेन स्टेम इज पिटियोल। ये जो बाहर से आपको ये वाला कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं इसे लीफ ब्लेड कहा जाएगा। ये बीच में होगी मिड रिब, इस मिड रिब से निकलेगी खूब सारी वेन्स, और इस पूरे पार्ट को कहा जाएगा लेमिना। ये हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ, लीफ के अलग अलग पार्ट्स। अब ये जो वेन्स हैं ये किस टाइप से पाई जाती है, इस आधार पर भी लीव्स को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें जो वेन्स हैं वो पैरेलल पाई जाएगी। जैसे अगर ये लीफ है तो इस लीफ में वेन्स ऐसे को भी पाई जा सकती है पैरेलल, या फिर ऐसे को भी पाई जा सकती है। जैसे एज्यूम कीजिए ये लीफ है तो इसमें ऐसे को पैरेलली वेन्स फ्लो कर रही है, तो इसे कहा जाएगा पैरेलल वेनेशन। और कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें जो वेन्स होती हैं वो एक नेटवर्क बनाती हैं, ऐसे को एक मैस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट उसका नहीं होता, तो इसे कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ वेन्स, कि वेन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है रेटिकुलेट वेनेशन, दैट इज नेटवर्क लाइक या वेब लाइक। दूसरा है पैरेलल वेनेशन, जहां पर वेन्स पैरेलल पाई जाएगी।
सो रेटिकुलेट वेनेशन नेट लाइक होती है और ये ज़्यादातर डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाती है। पीछे हमने पढ़ा कि डाइकॉट प्लांट्स में टैप रूट भी पाई जाएगी। तो किसी भी प्लांट की आप रूट्स या फिर उसकी वेन्स को देख के ये बता सकते हो कि ये प्लांट मोनोकॉट है या फिर डाइकॉट। डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाएगी, जबकि जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें पाई जाती है ये पैरेलल वेनेशन, जहाँ पर वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, जैसे ग्रास हो गए या फिर मेज हो गया। और इस ग्रास या इस मेज में जो रूट्स पाई जाएगी वो पाई जाएगी फाइब्रस रूट्स। हमने यही पढ़ा ना पीछे कि मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं। अब है फंक्शन ऑफ लीव्स। तो लीव्स का मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर का एक्सचेंज और गैसेस का एक्सचेंज। वाटर के एक्सचेंज को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन और गैसेस के एक्सचेंज जो होता है वो रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा से। लीव्स में पाए जाने वाले स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है उनके द्वारा होता है। तो फंक्शन ऑफ लीव पहला आ जाएगा जो लॉस ऑफ वाटर वेपर होता है जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और दूसरा फंक्शन आ जाएगा गैसियस एक्सचेंज का। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है कि आपने एक प्लांट को लेना है और उस प्लांट को क्या करना है, सनलाइट में रखना है। उसके बाहर से आपने एक पॉलीथीन शीट लगा देनी है। तो थोड़े टाइम बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो पॉलीथीन शीट है इसके ऊपर वाटर वेपर्स ऐसे को अकोमुलेट हो गए होंगे। तो ये शो करता है कि प्लांट्स में वाटर लॉस होता है फ्रॉम द लीव्स और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, और ये ट्रांसपायरेशन पौधे को ठंडा रखने में भी हेल्प करती है और इसके साथ ही जो रूट से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसमें भी ये ट्रांसपायरेशन हेल्प करती है। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ लीव। इसके अलावा जो एक मेन फंक्शन लीव्स के द्वारा किया जाता है वो होता है पौधों में खाना बनाना, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस मीन्स, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फूड। लाइट की प्रेजेंस में पौधे खाना बनाते हैं, उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और ये जो फोटोसिंथेसिस होती है ये हरे पत्तों में होती है, क्योंकि इन हरे पत्तों में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर पाया जाता है उन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो हरे रंग का पिगमेंट पाया जाएगा उसे कहा जाएगा क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल प्लांट्स के ग्रीन कलर के लिए एसेंशियल होता है या प्लांट्स के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड, हरे पत्ते खाना बनाते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, और इसमें जो हेल्प करती है वो ऑर्गेनली रहती है क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। और जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो उस टाइम पर बाय प्रोडक्ट जो निकलता है वो एक तो ग्लूकोज निकलेगा। पहली चीज़ जब फोटोसिंथेसिस होगी तो मेन प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट साथ में जो थोड़ा सा और प्रोडक्ट बन जाता है वो रहता है ऑक्सीजन। और प्लांट्स जो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में करेंगे और बाद में उसे स्टार्च के रूप में रूट्स में या स्टेम में स्टोर कर देते हैं। तो ये हमने लीव्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो शूट सिस्टम का पार्ट है दैट इज फ्लावर, फूल। तो फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये पौधों को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फ्लावर की अगर बात की जाए तो एज्यूम कीजिए अगर ये एक फ्लावर है, यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, तो इस फूल में नीचे को अगर आप कोई रोज़ का प्लांट देखेंगे या कोई भी प्लांट फ्लावर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो मेन पेटल्स हैं उसके नीचे को ऐसे ग्रीन जैसे कलर की सेपल्स पाई जाती हैं, इन्हें कहा जाता है सेपल्स। किसी भी फ्लावर के जो पेटल्स हैं उसके नीचे छोटे छोटे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स जो लीफ लाइक होते हैं और जो मेन सेपल्स, जो मेन पेटल्स होती हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उसे कहा जाता है सेपल्स। इन सेपल्स का मेन काम ये होता है कि जब बड है, कली है, तो उस टाइम पे उसे प्रोटेक्ट करना, और जब फूल खिल जाता है तो उस टाइम पे पेटल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पार्ट है पेटल्स। ये जो पेटल्स होती हैं ये अलग अलग कलर की होती हैं और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। उसके अंदर पाए जाते हैं स्टेमन्स। ये जो स्टेमन्स होते हैं ये पौधे के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर इसे कहा जाएगा स्टेमन। और स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट, ये जो धागे जैसा होता है इसे कहा जाता है फिलामेंट, और इसके ऊपर पाया जाता है एंथर। फिलामेंट और एंथर के मिलने से जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहा जाएगा स्टेमन। इस एंथर के ऊपर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं।
अब है प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे कहा जाता है पिस्टिल। और ये जो पिस्टिल होती है ये 3 स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। सबसे पहले ऊपर वाला ये पार्ट जो स्टिकी होता है जिस पे आकर पोलन्स गिरते हैं इसे कहा जाता है स्टिग्मा। फिर लंबी सी स्टाइल और लास्ट में यहाँ पर पाई जाएगी ओवरी। इस ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स। कुछ प्लांट्स में एक ओव्यूल हो सकता है और कुछ प्लांट्स में मल्टीपल ओव्यूल्स भी पाए जा सकते हैं। जब यहाँ से पॉलन्स, एंथर से पॉलन्स इस स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो वो यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना के इस ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देते हैं। आगे चलकर ये ओव्यूल बनाता है सीड्स को। ओव्यूल डेवलप करके सीड्स बनाएगा और ये जो पूरी ओवरी है इससे बन जाते हैं हमारे फ्रूट्स। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फूलों में हमने जो इनका स्ट्रक्चर पढ़ा इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सेपल्स। सेपल्स जो थी वो ग्रीन कलर की होती है, आउटर लेयर होती है और ये बड को जो कली होती है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है पेटल्स जो कलरफुल पार्ट होता है और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसका मेन काम पोलन्स को बनाना होता है। ये जो स्टेमन होता है ये एंथर और फिलामेंट से बना हुआ होता है। नेक्स्ट पार्ट इज पिस्टिल that is the female reproductive part of the plant and it is made of stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary. लास्ट है ओव्यूल्स। इस ओवरी के अंदर पाए जाएंगे ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स आगे चलकर बीज बनाने का काम करते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पौधे के जो फूल होते हैं उसका जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रहेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि पौधे अपना खाना किस हिसाब से लेते हैं या किस हिसाब से बनाते हैं। तो मेजरली अगर प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है स्वपोषी या फिर ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें कहा जाता है स्वपोषी या फिर ऑटोट्रॉप्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रो मीन्स जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, पर पोषी। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो प्लांट्स अपना खाना मेनली खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट, कि पौधे अपना नरिशमेंट खुद लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और ये प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं उसके लिए जो प्रोसेस लगती है दैट इज फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया या ग्रीन एल्गी, वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ एल्गी, कुछ शैवाल जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा बना लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन या कुछ बनाना। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना। तो पौधे अपना खाना खुद बनाएंगे। खाने के रूप में वो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज को बनाएंगे। किन चीज़ों को यूज़ करके? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके। और इस फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा। और जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, प्लांट्स जब अपना खाना बनाएंगे तो उनको सारी एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है? सन से। और इसी एनर्जी को प्लांट्स ट्रैप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट और अपना खाना बनाते हैं। बात की जाए अगर स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको लीव्स में बता दिया कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें बैक साइड पर, फ्रंट में भी होते हैं बट बैक साइड में ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। छोटे छोटे पोर्स जो वाटर और गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। टाइनी पोर्स ऑन लीफ सरफेस, और ये स्टोमेटा लोअर सरफेस के ऊपर ज़्यादा होते हैं और ये गैशियस एक्सचेंज में और ट्रांसपायरेशन जो वाटर का एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। अगर स्टोमेटा का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा होता है। ये मेन पोर है और इसके बाहर से दो गार्ड सेल्स होते हैं।
इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। दीज गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड का काम क्या होता है? डोर को ओपन करना और क्लोज करना। तो वैसे ही इन स्टोमेटा में भी 2 गार्ड सेल्स पाए जाते हैं और इन गार्ड सेल्स का मेन फंक्शन होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करना। गार्ड सेल्स कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को ये कंट्रोल करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना देते हैं और बाय प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा। डियर स्टूडेंट्स, सारे प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो फूड के लिए और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं। तो इन प्लांट्स को कहा जाता है हिट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। ऐसे पौधे जो अपना खाना खुद ना बनाकर दूसरों से ले रहे हैं, दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। अब ये अलग अलग टाइप से हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो किसी और प्लांट के ऊपर चढ़ जाएंगे और वहाँ से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है अमरबेल या फिर कैस्कटा। और इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की एक टाइप होती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक प्लांट किसी दूसरे प्लांट से अपनी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमरबेल या फिर कैस्कटा। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कहीं पर अगर कोई चीज़ सड़ रही है, कोई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके ऊपर लग जाएंगे और वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स आर दोज ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो अपना खाना किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होती है फंगाई। जो फंगस होती है, जो मशरूम्स होते हैं, वो मशरूम्स आपने देखा होगा जहाँ भी कोई चीज़ गल रही है, सड़ रही है, वहाँ पर लग जाते हैं। और ये जो मशरूम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इन मटेरियल्स के ऊपर, जो चीज़ सड़ रही है, एज्यूम कीजिए ये एक लकड़ी है जो सड़ रही है, तो इसके ऊपर वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को या डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट कर देंगे और यहाँ पर उनकी डाइजेशन हो जाती है। ये लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उनको ये लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे अंदर क्या होता है, हम खाना खाएंगे, फिर डाइजेस्टिव जूसेस उसके ऊपर सिक्रीट होंगे, फिर एब्जॉर्प्शन होगी। पर इन फंगस में क्या होता है, पहले डाइजेशन हो जाएगा, पहले ही अपने डाइजेस्टिव जूसेस को बाहर फेंक देंगे और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उसके बाद ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं इन लिक्विड फॉर्म। तो इसे कहा जाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि फंगस, मशरूम्स या फिर ब्रेड मोल्ड। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन। इन्होंने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर सिक्रीट किया और इसको एक सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर वो इस सॉल्यूशन फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। तो this mode of nutrition in which organism take nutrients in solution form from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition। तो ऐसे टाइप की न्यूट्रिशन जिसमें जो प्लांट्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी गल रही या सड़ रही चीज से लिक्विड फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे कहा जाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है फंगस। जितने भी फंगस होती है, मशरूम्स होते हैं, वो इस सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप ऑफ प्लांट्स है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को कार्निवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स आपने सुने होंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप या फिर पीचर प्लांट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पीचर प्लांट देखा है या वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट देखा है तो ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को पकड़कर उनको किल करके उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर आप इन प्लांट्स को देखेंगे तो ये ग्रीन कलर के होते हैं। इट मीन्स इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। तो अगर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो फिर इनको इंसेक्ट्स को किल करने की क्या ज़रूरत होती है?
इसका आंसर ये है कि ये जो प्लांट्स लगते हैं ये ऐसी सॉइल में लगते हैं जहाँ न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। तो फोटोसिंथेसिस करके भी ये अपनी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये इंसेक्ट्स को किल करते हैं और इसमें जो मेजर न्यूट्रिएंट रहता है दैट इज नाइट्रोजन। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको खाकर डाइजेस्ट कर देते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप या फिर पीचर प्लांट। दे आर ऑटोट्रॉपिक। ये दोनों प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। बट फॉर सप्लीमेंट मिनरल्स ट्रैप इंसेक्ट्स। और ये जो पीचर प्लांट का पीचर बनता है, घड़े जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, ये एक मॉडिफाइड लीफ होता है। दीज insectivorous plants are mostly found in nitrogen deficient soil या फिर nutrient poor soil। ये plants ज़्यादातर नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में लगते हैं। अब नेक्स्ट है सिम्बायोटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअली एग्जिस्ट करते हैं। दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे या एक दूसरे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स या वाटर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, उन्हें कहा जाता है सिम्बायोटिक प्लांट्स या फिर सहजीवी। सहजीवी का मतलब है कि दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। एक है बैक्टीरिया राइजोबियम। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहता है। जैसे फलीदार पौधे का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मटर का प्लांट। तो इस मटर के प्लांट की रूट्स में छोटी छोटी गांठें पाई जाएगी और इन जड़ों में रहेगा ये बैक्टीरिया राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया इन जड़ों में यहाँ रहता है और यहाँ रहकर ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, नाइट्रोजन को इस रूप में बदल देता है कि ये प्लांट इस नाइट्रोजन को यूज कर पाते हैं। तो ये राइजोबियम इस प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा और ये प्लांट इस बैक्टीरिया को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करेगा और इसे फूड प्रोवाइड करेगा। तो ये एक हिसाब से सहजीवी हैं जो एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइकोराइजा। माइको का मतलब होता है फंगस और राइजा का मतलब होता है रूट्स। तो माइकोराइजा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जड़ों में फंगस रहती है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि इन प्लांट्स की जड़ों में बैक्टीरिया रहेगा, तो वैसे ही कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में फंगस रहती है। ठीक है, तो ये जो फंगस होती है ये बड़े बड़े लंबे लंबे हाइफे बना देगी जो इस प्लांट को वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये जो फंगस है ये प्लांट को वाटर और मिनरल्स, जिसमें फास्फोरस एक मेजर मिनरल होता है, वो प्रोवाइड करती है और बदले में ये प्लांट इन फंगस को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करेगा और इनको फूड प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। सिम्बायोटिक का मतलब दोनों सहजीवी मिलजुल कर रह रहे होते हैं। फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करके इस फंगस को खाना प्रोवाइड करेंगे और ये फंगस इन पेड़ पौधों को वाटर और न्यूट्रिएंट्स, जिसमें फास्फोरस एक मेजर मिनरल है, उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का लाइकन्स। ये जो लाइकन्स होते हैं ये दो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है, दो ऑर्गेनिजम्स मिलजुल के रहते हैं जिसमें एक है एल्गी और दूसरा है फंजाई। तो एल्गी जो होती है ये फोटोसिंथेटिक होती है। शैवाल हरे रंग का होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये शैवाल खाना बनाएगा और ये जो फंगस है ये पानी प्रोवाइड करेगी। इस एल्गी को वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने में ये फंगस हेल्प करेगी और ये एल्गी इस फंगस को फूड प्रोवाइड करेगा। तो ये एक हिसाब से मिलजुल के रह रहे हैं और ये भी एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। तो हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पढ़ा बैक्टीरिया राइजोबियम, माइकोराइजा और साथ ही लाइकन्स। इसके साथ अब हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। कि बार बार जब हम क्रॉपिंग करते हैं, किसी खेत में बार बार अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, तो धीरे धीरे उस खेत के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाउन
चले जाते हैं। और अगर इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम पर रिवाइव नहीं किया जाता, रिप्लेनिश नहीं किया जाता, तो जो सॉइल है वो इनफर्टाइल बन सकती है। तो इस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस अकर करती हैं, जिसमें पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने पढ़ा कि मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया रहेंगे जो प्लांट्स की जड़ों के साथ जुड़कर उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा राइजोबियम। अब ये जो राइजोबियम है ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक मतलब ये सहजीवी है, ये किसी और प्लांट की जड़ों में रहेगा या किसी और प्लांट के साथ मिलकर रहता है। पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो फ्रीली सॉइल में रहेंगे। जैसे अगर ये मिट्टी है तो यहाँ पर अकेले इंडिपेंडेंटली ये रहेंगे और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जैसे एनाबिना और नोस्टॉक, ये भी मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिवाइव करने में या रिप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं। अब ये तो हो गया नेचुरल मेथड, पर कई बारी हमें बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट्स को रिवाइव करना होता है, तो उस टाइम पे हम मिट्टी में फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देते हैं, जैसे कि एनपीके। ठीक है, तो एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको प्लांट्स को हम खाद के रूप में, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के रूप में देते हैं। तो इससे भी हम न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर पाते हैं। नेक्स्ट है कुछ नेचुरल मेथड्स, जैसे कई बार हम खेत में मैन्योर ऐड कर देते हैं, या फिर जो मैन्योर है जब वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाता है तो उसे कंपोस्ट कहा जाता है। तो कई बार हम सॉइल में कंपोस्ट ऐड कर देंगे और ये कंपोस्ट जब अर्थवॉर्म्स की सहायता से बनाया जाएगा तो उसे कहा जाएगा वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट भी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रिवाइव करने में हेल्प करता है। अनदर टाइप है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर जो होता है ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। ये क्या करेंगे, ये अपने खेतों में कुछ लेग्यूम प्लांट्स को उगा देंगे। लेग्यूम प्लांट्स जैसे कि मान लो कोई फलीदार पौधा हो गया जिसकी जो रूट्स हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्लांट करेगा। अब ये प्लांट जब थोड़ा ग्रो कर जाएगा तो उस टाइम पे आप इससे फसल नहीं लेंगे, आप इस प्लांट को इसी खेत में डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके ऊपर हल चला दोगे। तो जो नाइट्रोजन इसने अपनी जड़ों में फिक्स की हुई थी उसको क्या होगा, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी और इस मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगी। और नेक्स्ट जब आप यहाँ पर फसल लगाओगे तो उस फसल को इजीली नाइट्रोजन या अदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये एक हिसाब से एक मैन्योर का काम कर देते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स को आपने क्या करा, डिस्ट्रॉय करा और उसको मैन्योर के रूप में यूज किया, तो इसे कहा जाता है ग्रीन मैन्योर। इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स को खेतों में दोबारा हल चला दिया जाता है, आर प्लॉड बैक। दो जो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इन्हीं को दोबारा प्लॉ बैक कर दिया जाता है, इन्हीं पर हल चला दिया जाता है टू इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए। Another method of reviving the nutrients is crop rotation. क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि एक बारी आपने अपने खेत में कोई और फसल लगाई और नेक्स्ट टाइम पे कोई और फसल लगाई। अगर आप सेम फसल को दोबारा दोबारा रिपीट करते रहोगे तो मिट्टी के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो सारे खत्म हो जाएंगे। पर अगर आपने दो अलग अलग फसलें लगाई तो उन दोनों फसलों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगी, तो जो पहले वाली फसल के न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको रिवाइव करने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। इसे कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। और इसमें जनरली जो सेकेंड क्रॉप लगाई जाती है वो कोई लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, कोई फलीदार पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। लास्ट इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन एक नेचुरल मेथड है न्यूट्रिएंट्स को रिवाइव करने का। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे कोई प्लांट्स डाई करेंगे या कोई एनिमल्स डाई करेंगे तो उनको बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके मिट्टी में दोबारा से मिला दिया जाता है। तो इससे जो न्यूट्रिएंट हैं सॉइल के वो इंक्रीज कर जाते हैं या रिवाइव कर जाते हैं। सो दिस वॉज अवर लास्ट टॉपिक कि कैसे मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिप्लेनिश होते हैं या रिवाइव होते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट होती है। आज हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, इन सब के बारे में।
प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कि प्लांट्स में कौन कौन हिसाब से न्यूट्रिशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही इसी टाइप की अन्य वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।